जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम विशेष अतिथि के ओर आए हैं जो जिनका परिचय देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप शायद उनको जानते ही हैं, जो ओबीसी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ओबीसी के बारे में गहन विचार रखते हैं। तो आज जानते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उस विषय में। तो सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम है सुनील पाल। मैं पिछले 20 साल से ओबीसी एकता मंच नाम का संगठन ओबीसी समाज के अंदर समतावादी विचारधारा की जागरूकता निर्माण हो, इसके लिए मैं काम करता हूँ। सर, भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे दिल को दिमाग को झकझोर दे रही है। तो उन परिस्थितियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कैसा है, अभी 21वीं सदी है और हमारे देश के शासन काल के लोग बोल रहे हैं कि भैया ये अमृत काल चल रहा है। और अमृत काल जब चल रहा है तो ऐसी घटना उनके हिसाब से हो रही है, तो उनके हिसाब से अमृत काल है। लेकिन हमारे हिसाब से अमृत काल नहीं है, हमारे मौत का काल है। अभी हम देख रहे हैं 21वीं सदी में पूरे वर्ल्ड के लोग अपने देश का नाम, अपने देश का नागरिकों का फ़ायदा, उसका विकास कैसा हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे देश के शासक जो विदेशी लोग हैं, डीएनए ने उनको सिद्ध किया है कि आप विदेशी हो, इसलिए इस देश के जो नागरिक है, ये देश के जो मूल निवासी लोग हैं, उसको आप समानता का न्याय नहीं देते, उसके साथ दुजाभाव करते हैं। अभी हम देख रहे हैं, हम ओबीसी के इसमें काम करते हैं। हम बार बार देश भर में संगठन के माध्यम से और अन्य संगठन के माध्यम से देश भर में शासन करती जातियों को डिमांड कर रहे हैं कि भैया हम ओबीसी लोग हैं, तो हम कितना है संख्या में, इसकी गिनती करो। हमारा आंकड़ा कितना है, इसकी गिनती करो और उसके हिसाब से बजट की तरतूद करो। लेकिन हमारी बात इस देश के शासन, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये हमारा नहीं सुनते। दूसरा सवाल है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा यूसीसी के विरोध में 7 अगस्त को भारत बंद पुकारा गया है। तो जो आप ओबीसी के नेता हो, तो यूसीसी को आप ओबीसी के बारे में ओबीसी के साथ में कैसे जोड़ते हो? अभी देखो, मोदी जी को 9 साल में ये समान नागरिक कायदा का उन्होंने नाम भी नहीं लिया, नाम नहीं लेकर भी, लेकिन 9 साल होने के बाद में यूसीसी के बारे में बोल रहे हैं ये समान नागरिक कायदा लागू होना चाहिए। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वह समान नागरिक कायदा मतलब ये देश में जो ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, तो ये सब समान होंगे का ऐसा हमको लगता। लेकिन ये समान वाला कायदा नहीं है, वो हमको अपने बराबर का मानने के लिए ये कायदा ला रहे, ये बात नहीं है। उनको इस देश में हिंदू राष्ट्र निर्माण खड़ा करना है। उनको इस देश में हिंदू राष्ट्र के आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र खड़ा करना है। और हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, उनको हिंदू से कोई लगाव नहीं है, उनको अपनी मनुवादी व्यवस्था इस देश में प्रस्तावित करना है। इसलिए वो बार बार हिंदू का नाम लेते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, समान नागरिक कायदा लाना है। हाँ ठीक है ना, आप लाओ, समान नागरिक कायदा लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन समान नागरिक कायदा क्या है ये तो हमको बताओ। समान नागरिक कायदा में हमारे जो शूद्र है, हमारे जो ओबीसी है, हमारे जो इस देश के मूल निवासी आदिवासी लोग हैं, इस देश में दलित एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उसके फायदे का है क्या? इस देश में रहने वाले जो मूल निवासी लोग हैं, उनके फायदे का है क्या, इसके बारे में बोलो। लेकिन इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मेन बात यह है कि अभी 7 अगस्त को जो हमारे देश के जो आदिवासी भाइयों ने जो भारत बंद करने का जो ऐलान किया है यूसीसी के खिलाफ में, समान नागरिक कायदा के खिलाफ में, तो हम ओबीसी एकता मंच की तरफ से, हम पूरे ओबीसी के तरफ से हम उनको साथ सहयोग देंगे, हम सहभागी होंगे। ये हमें मंजूर नहीं है तुम्हारा यूसीसी समान नागरिक कायदा, ये तुम्हारे पास में रखो। अरे समान नागरिक कायदा लागू करने के बजाय हमें भारत ने ऐसे ऐसे अधिकार दिए
लेकिन आज़ादी के 75 साल में आपने लागू किए क्या हमारे हित में मंडल आयोग है उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए उसके बारे में क्यों नहीं कर रहे? आज SC ST OBC का रिजर्वेशन का मामला है, नौकरी का मामला है, बहुत सारे मामले में, लेकिन इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोलते। तो ये समान नागरिक कायदा बनाना ये हमारे फायदे का नहीं है। और मेन बात ये मुद्दा, ये कानून, ये चर्चा इसलिए लाई गई, अभी विदेशी कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये विदेशी ब्राह्मणों की पार्टियां है और उनको मालूम हो गया कि भैया इस देश में आने वाले समय में हमारी सरकार आते या नहीं, ये उसको डर पैदा हो गया। और डर के मारे ये समान नागरिक कायदा इसलिए लाए कि मुसलमान उनके खिलाफ में खड़े हो। ये ऐसा हिंदू को लगे, ये शूद्र OBC को लगे, लेकिन शूद्र OBC को लग रहा कि भैया ये कायदा हमारे काम का नहीं है, हमारे फायदे का नहीं है, इसलिए आज OBC जो है हिंदू है वो सामने नहीं आ रहा और मुसलमान भी नहीं आ रहा। ये मुसलमान भी नहीं आ रहा तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा हम खड़ा करके कुछ तो भी हिंदू मुसलमान की इसमें झगड़ा कैसा लगाया है और फिर से सत्ता में कैसा है, ये उसका प्लानिंग है, उसको लाना नहीं है। अगर पहल करती भी है तो हम उसका इस देश के मूल निवासी डट के विरोध करेंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें मणिपुर की एक बहुत बड़ी घटना घटी है और दिल को झकझोरने वाली है। भारत का हर नागरिक एकदम शर्मसार है, ऐसा कहता है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी देखो, मणिपुर या ऐसा स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज है, मूल्यवान खनिज है। और मणिपुर ऐसा एक प्रदेश है कि 10% जगह जो है वो एकदम लेवल वाली है और 90% जगह ये एकदम क्या बोलते पहाड़ों के ऊपर है। तो जो मुझे समांतर जगह है वहाँ पे कुछ विकास हुआ है, लेकिन पहाड़ों पे जो रहने वाले देश के मूल निवासी है उसका नहीं हुआ। तो ये विकास होना चाहिए, उसके लिए संघर्ष हो रहा है। और दूसरी बात, ये संघर्ष हो रहा तो ये संघर्ष होने के लिए इस देश के शासन करती वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ का शर्मा नाम का कोई मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो तो खुलेआम बोलता कि ये आदिवासी जो महिला को नंगा करके घुमाया, ये उसके खिलाफ में तो हम निंदा करते हैं, उसका निषेध करते हैं। हम OBC एकता मंच, हम OBC समाज के लोग, हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, मूल निवासी, हम उनके साथ में हैं, उसके समर्थन में हैं। और ये जो क्या बोलते निंदनीय घटना उन्होंने की, हमारे आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया, इतना वो देखने लायक नहीं है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि भैया संघर्ष हो, इस देश में संघर्ष हो, एक दूसरे के खिलाफ में हम लोग लड़े। और उसको लड़वाने के लिए सर सवाल है कि एक विधायक है मणिपुर का और उसका नाम पावेलिन लाल करके आ रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है। वो कहता है कि ये जो दंगे हो रहे हैं ये सरकार द्वारा प्रायोजित है और वर्तमान में मणिपुर में सरकार जो है वो BJP की है और भारत में भी जो सरकार है वो BJP की है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी जो वहाँ के विधायक ने जो बोला है वो सही बात है, क्योंकि वो वही के विधायक है और उनको मालूम है कि ये जो 2 साल 2.5 साल 2 महीने 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है मणिपुर का, और ये आंदोलन चल रहा है और सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही, मतलब वहाँ की राज्य सरकार भी नहीं कर रही। और केंद्र सरकार में जो PM है, हमारे पंतप्रधान हैं, प्रधानमंत्री जी है, वो उन्होंने अभी तक की एक बात नहीं की। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी खाली 30 सेकंड के लिए बोले, मतलब हमारे आदिवासी जल रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, तो उनको ये चीज़ होनी चाहिए ऐसा उनको लगता है और इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की पूरी इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। और इस देश में जो मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, वो सीमा हैदर पाकिस्तान की है, वो 4 बच्चे के साथ में यहाँ पे आई, वो सचिन हमारा यहाँ का, उनको प्यार करके भगा के लाया, उनके बारे में 10 बार जातिवादी मीडिया दिखा रही।
सीमा ने क्या खाया, सीमा को रात को कैसा लगा, नींद आई कि नहीं, इसके बारे में बात कर रहा। लेकिन मणिपुर की जो घटना है, हमारे आदिवासी बहन को नग्न करके घुमाया है, उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं, उसको दिखाने के लिए तैयार नहीं। तो मैं देश के मूल निवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश की जो जातिवादी मीडिया है, जितनी भी न्यूज़ चैनल है, आधे तो बॉर्डर पे रहते हैं, वो हमारे बारे में कभी बात ही नहीं करते। मतलब टीवी हमारा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी है, हर महीने में रिचार्ज हम करते हैं, और वो टीवी हमारे खिलाफ में बात करता है। इस देश की मीडिया हमारे खिलाफ में बात करते हैं, तो ये मीडिया को हमने देखना बिल्कुल बंद करना चाहिए, हमारे कोई काम के नहीं है। और जो सोशल मीडिया है वो हमारे फायदे का है। मतलब सीमा हैदर को बार बार दिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और मणिपुर के बारे में विदेशी वाले लोग हैं, विदेशी मतलब अपने भारत के बाहर वाले जो देश है, वहाँ के सांसद बात कर रहे हैं हमारे समर्थन में कि ये देश में जो घटना हो रही, ये देश की जो शासन प्रशासन है, ये इनके द्वारा हो रही, वो उनकी निंदा कर रही है। लेकिन यहाँ की जातिवादी मीडिया हमारे जो घटना मणिपुर की घटना है उसके बारे में एक बात करने के लिए तैयार नहीं। उसका मैं घोर निंदा करता हूँ, और उसके खिलाफ में हमारे देश के सभी मूल निवासी इकट्ठा होकर उनका टीवी चैनल या पेपर हो, उसको बायकॉट करना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा। अभी सोशल मीडिया पर लोकेश गुज्जर का मामला चल रहा है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, उस मामले में आप क्या कह रहे हैं? ये लोकेश गुर्जर जो है, ये एमपी के ओबीसी महासभा के बहुत बड़े नेता है, और एमपी हो या पूरे देश में वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो एमपी में अभी ऐसा चला कि पहले ओबीसी को अच्छा रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अभी कम कर दिया, शिवराज सरकार ने कम कर दिया। तो उसके खिलाफ में इन्होंने पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं वो डिबेट देख रहा था। मतलब लोकेश गुर्जर जी के जो वकील है वो बोल रहे थे कि हमारे देश में SC ST OBC के कितने जज है, हमारे जज क्यों नहीं है? हमारे जज नहीं है तो हमने जो पिटीशन दाखिल की है, तो उसके फेवर में उसका रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आता? ये डिबेट चल रही थी, मैं खुद देख रहा था। तो लोकेश गुर्जर जी के जो वकील है वो डिबेट कर रहे थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज है। अभी देखो, इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी जज है वो 99% अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं। और वो ब्राह्मण जाति के लोग होने से हमको कभी न्याय देंगे ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। तो ऐसी डिबेट जब चल रही थी, लोकेश गुर्जर जी के जो वकील बात कर रहे थे, तो वो जज सुनने के लिए तैयार नहीं थे, सुन नहीं रहे थे। और वो इनके खिलाफ में मतलब चार्जेस लगा रहे थे, भैया आपने ऐसा कोर्ट को अवमानना किया तो आपके ऊपर इतना जुर्माना लगाया जाए। मतलब बकरी की जैसी बोली होती है, बकरी की बोली, क्या 50,000 1 लाख, वैसा वो बोल रहे कि भाई इतना जुर्माना तुम्हारे ऊपर लगना चाहिए। मतलब ये जज तुम काय के लिए हो? हमारी बात नहीं सुनेंगे? हम हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा, हमको रिजर्वेशन इतना मिलता था, अभी कम हुआ, तो क्यों कम हुआ? हमको तो मिलना चाहिए पूरा। तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और जज हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो ये हमारे खिलाफ में काम करने वाले लोग हैं। और जब जुर्माना लोकेश गुर्जर जी के ऊपर 10 लाख रुपए ठोकने का चल रहा था, तो ऐसा पूरे देश भर में सोशल मीडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेंड चलाया लोकेश गुर्जर जी के समर्थन में। और सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसने 50,000 का जुर्माना लगाया उनके ऊपर। तो हम निषेध के तौर पे हम लोकेश जी के साथ में हैं, हम वहाँ के ओबीसी के लोगों के साथ में हैं। अगर 50,000 का चंदा लगता है तो हम समाज में ओबीसी समाज के अंदर से एक रुपये इकट्ठा करेंगे, एक रुपये इकट्ठा करेंगे, और जो हमारे खिलाफ में न्याय देते हैं उसके मुंह पे मारेंगे। हाँ, ऐसा हम आज के इस पे लोकेश गुर्जर जी के समर्थन में हम बात करना चाहते हैं। तो ये देश में देखो, न्यायालय हमारे नहीं है, जज हमारे नहीं है। इस देश में जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जितनी भी टीवी चैनल है, उसके मालिक जो है पैसे वाले हैं, उद्योगपति है, और उसके एडिटर सब सेंडीदारी है। और रिपोर्ट जो एंकर है
एंकर भी ब्राह्मण बनियावादी लोग हैं, मतलब वो ओबीसी को आने नहीं दे रहे। हाँ, पैसे वाले हैं। हम देख रहे हैं डिबेट में, मतलब कांग्रेस का वही पंडित जी है, दूसरा पंडित जी है, भाजपा का दूसरा पंडित जी है, समाजवादी का तीसरा पंडित जी है। मतलब अलग अलग पार्टी के डिबेट में जो बात करते हैं, लेकिन वो सब पंडित में होते हैं, सब पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण पंडित जी मतलब ब्राह्मण होते हैं, पूरे पंडित ब्राह्मण ही होते हैं। और वो एक दूसरे के खिलाफ में ऐसा लोगों को लगे कि भाई हम इसके समर्थन में हैं, हम इसके खिलाफ में ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये देश का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, टीवी माध्यम, ये पेपर है, वो हमारे खिलाफ में नहीं है। और जितने भी उच्च जाति अपना क्लास 1 अधिकारी है, IAS, IPS, IRS, इसमें से हमारे ओबीसी के कितने लोग हैं? नहीं के बराबर है। वो सब उच्च जाति वाले लोग हैं। और अभी सर महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की ये पहली बार हो रहा, वो ब्राह्मणवादी लोगों को, कांग्रेस को, भाजपा के दिमाग में आ गया, समझ में आ गया कि भैया देश भर में जो ईवीएम के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है और लोगों ने ईवीएम मशीन फोड़ी, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन फोड़ी, तो हम चुन के नहीं आ सकते, ये उनको पता चल गया। क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल मशीन में चोरी करके राज किया, 10 साल इन्होंने राज किया, अभी 20 साल हो गए और लोगों के इसमें आ गए कि भैया लोगों के मत की इनको ज़रूरत नहीं है। मतलब वोट अगर कांग्रेस को देते हैं, जाता भाजपा को है, वोट अगर समाजवादी को देते हैं, जाता भाजपा का है, वोट बीएसपी को देते हैं, जाता भाजपा को है। तो ये लोगों को समझ में आ गया और ब्राह्मणवादी लोगों को भी समझ में आया कि अभी यूएन का मामला चलने वाला है ही नहीं। अगर इन्होंने चलाया तो आने वाले 24 में भारत मुक्ति मोर्चा, ये देश में जितने भी चढ़ोड़ वाले लोग हैं, मूवमेंट करने वाले लोग हैं, हम ईवीएम मशीन फोड़ने वाले, ये ब्राह्मणवादी लोगों के समझ में आ गया। इसलिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो उनके खिलाफ में जा रही पार्टी है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। पहले एक विधायक खरीदते थे, लेकिन अभी पार्टी की पार्टी फोड़ रहे, आधी पार्टी, पूरी आधी पार्टी। मतलब पार्टी उद्धव ठाकरे जी की है। 40-50 विधायक अगर इधर जाते हैं, क्या बोलते, निवडणूक आयोग में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट करता है कि इनके ऊपर न्याय मत दो, लेकिन निवडणूक आयोग शिंदे जी को चुनाव चिन्ह देता है, नाम देता है, मामला वही की वही है। और ये सब करने वाले ये सब भाजपा के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। अभी उसके बाद में शरद पवार जी की पार्टी का वही हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 40 विधायक फोड़ दिए महाराष्ट्र में 40 विधायक फोड़ दिए। ऐसा देश भर में ये कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि भैया अभी वोट देने वाले नहीं है, यूएम का चलने वाला नहीं है, तो अभी ऐसी पार्टी फोड़ो अपने समर्थन में। अभी देखो ना, देश भर में ऐसा माहौल बनाया कि मोदी जी शेर है, मोदी जी शेर है, देश में विदेशों में बोलबाला है। अगर तुम्हारा बोलबाला है तो तुम 28 पार्टी को साथ में लेके, जिसका विधायक नहीं है, किसी पार्टी का सांसद नहीं है, लेकिन उसको तुम 38 पार्टियों को साथ में ले रहे, क्यों ले रहे? उनको डर पैदा हो गया, उनको मालूम हो गया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 2024 में हम सत्ता में नहीं आएंगे। पार्टी इसलिए फोड़ रहे कि 2024 में हमको सत्ता में आना है। सत्ता में इसलिए आना है कि आने वाले 24 के बाद में ये देश में मनुस्मृति का कायदा लागू करना है। मेन बात ये विकास के लिए इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, इसको खरीद, ये काम नहीं कर रहे। उनको मेन मोटो ये है कि 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं और भाजपा को उसको एक तोहफा देना है कि भैया ये देश में हम 24 के बाद में मनुस्मृति की सरकार लाने वाले हैं। इसलिए वो हिंदू राष्ट्र कर रहे। वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो ब्राह्मण राष्ट्र है। तो क्या ये बाकी राज्यों में भी बाकी पार्टियां फोड़ने का काम ये 2024 तक करेंगे? हाँ, वो फोड़ेंगे ना, क्योंकि उनको मालूम है, उनको पार्टियों को फोड़ने के लिए उनके पास में ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास निवडणूक आयोग है। मतलब ऐसे अगर नहीं फुटते तो चोरी के खोटे नाटे आरोप लगा के उसको कैसा फोड़े, उसको प्रेशराइज कैसा करो, ये काम उनको करना है। और सबसे ज़्यादा पार्टी तो करप्ट हुई है, भ्रष्टाचारी। पहले महाराष्ट्र में बोलो, देवेंद्र फडणवीस जी बोलते थे की काही झालं लग्न शिवाय राहील पण राष्ट्रवादीसोबत कधीही जाणार नाही।
मतलब मुझे हिंदी में। भोपाल में मोदी जी बोलते हैं, एमपी में बोलते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये देश के सबसे करप्ट पार्टी है, भ्रष्टाचारीवादी पार्टी है। और दूसरे दिन में शरद पवार जी का जो भतीजा है अजीत पवार को फोड़ के उनकी पार्टी अपने साथ में समा लेते हैं। तो ये देश की SC/ST OBC की बात करने वाली जो पार्टी है उसको ये फंसाएंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाएंगे ज़बरदस्ती से, और मीडिया वाले तो उनकी है। मतलब शुरुआत महाराष्ट्र से कर चुके हैं। हाँ। अभी ये पूरे देश भर में पूरे देश भर में करेंगे। लेकिन तो फिर लोगों को क्या करना होगा? हाँ, अभी देखो शिवसेना तोड़ी, शिवसेना तोड़ी, शिंदे जी को साथ में लिया। अभी सर्वे हुआ कि तुमने विधायक तोड़े लेकिन लोगों का दिल नहीं तोड़ा। मतलब लोग उद्धव ठाकरे साहब के साथ में ही हैं, ये सर्वे में उनको पता चल गया। तो उनको लगा कि भैया ये तो 40 विधायक हमारे पास में, ये चुन के भी नहीं आएंगे, तो ये कोई काम के नहीं। तो फिर राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ा। अभी राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ने के बाद में फिर सी वोटर का सर्वे आया, उसमें भी पता चला कि उसमें भी अपनी काम बनने वाली नहीं है। बाकी सब लोग शरद पवार जी के साथ में, ये उनको पता चल गया। और लोगों को भी मालूम है कि ये सबसे ज़्यादा खेल करने वाली पार्टी भाजपा है, तोड़ने वाली पार्टी भाजपा है, भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है। और इतना विकास तुमने किया, तुम बोल रहे हैं ना हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया। तो भाई विकास के नाम से तुम वोट मांगो ना, विकास के नाम पे वोट मांगो तो लोग चुन के देंगे। लेकिन उनको मालूम कि हमने कुछ विकास किया नहीं। मतलब कांग्रेस 2014 के पहले 56 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा था, और मोदी जी आए इनके राज में 3 गुना बढ़ गया। तो आपने इतना पैसा, इतना कर्जा लिया, तो हमारा विकास तो कुछ भी नहीं हुआ ना जनता का विकास हुआ। अभी लोग बेरोजगारी से तरस रहे। एमएसएमई सेक्टर, मैं एमएसएमई सेक्टर में एक उद्योजक करके काम करता हूँ, पूरी ख़त्म हो गई एमएसएमई इंडस्ट्री। क्या मतलब उद्योग ख़त्म हो गए, किसानों की तो हालत ख़राब है, नौकरी वालों की भी हालत ख़राब है, भर्ती नहीं हो रही। मतलब पोस्ट खाली है गवर्नमेंट के, इसमें भर्ती नहीं हो रही। तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि भैया आप तुम विकास कर रहे हैं तो ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे, बेरोजगार के लिए अच्छी प्लानिंग क्यों नहीं बना रहे, किसानों के लिए क्यों नहीं कर रहे। सर विकास के बारे में कुछ बात सर नहीं मैं कर रहे। अभी आखिरी पड़ाव पर आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 7 अगस्त को आदिवासी एकता परिषद की ओर से भारत बंद पुकारा गया है, उसमें आप OBC एकता मंच चलाते हैं, उसकी क्या भूमिका होगी, और हमारे चैनल के माध्यम से आप OBC लोगों को क्या संदेश देंगे? अभी आदिवासी एकता परिषद ने समान नागरिक कायदा के विरोध में देश भर में जो भारत बंद का ऐलान किया है, तो हम OBC एकता मंच की तरफ से हम साथ सहयोग और पार्टिसिपेट करेंगे। और इस देश के सभी OBC के लोगों को, SC/ST OBC के सभी को मैं आह्वान करता हूँ, मूल निवासी लोगों को, कि भैया आप अभी समझ जाओ, अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में 2024 में पहले की जो व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था, वैसी व्यवस्था आने वाली है। अगर ये नहीं आनी चाहिए, ऐसा आपको अगर लगता है, तो ये आंदोलन में साथ सहयोग दो, तभी हमारी बात बनेगी। और ऐसे जो भी संगठन आंदोलन करते हैं देश भर में, तो उसके लिए हम OBC के लोग साथ सहयोग देंगे और सहभागी होंगे। इतने आज के मुलाकात पे आपके TV9 चैनल पे कहना चाहूँगा। तो साथियों, अभी आपने OBC एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पाल को सुना, तो आप इसको गौर करेंगे ऐसी आशा करता हूँ। मैं सनी सहारे, कैमरामैन राकेश गजबी के साथ, नागपुर।